भारत में कोरोना वायरस की वैक्सीन आ चुकी है और बहुत से लोग इससे लगवा भी चुके हैं। जहां एक तरफ लोगों के मन में वैक्सीन को लेके उम्मीदें हैं, उत्साह है, वहीं दूसरी तरफ लोगों के मन में कुछ सवाल भी हैं, संदेह भी हैं। जागरण डायलॉग्स के आज के इस सीरीज पे हम इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है उर्वशी कपूर और हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं दो खास मेहमान जिनका मैं परिचय कराना चाहूंगी। हमारे साथ हैं डॉक्टर कनुप्रिया सिंघल, who is a health specialist at UNICEF। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर निखिल मोदी, who is senior consultant respiratory and pulmonary care at इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल्स। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप दोनों एक्सपर्ट्स का बहुत स्वागत करती हूँ। हेलो, मैं हूँ आपकी को-होस्ट संयुक्ता बैजल और पहले सबसे मैं बात करना चाहूंगी डॉक्टर कनुप्रिया से। डॉक्टर कनुप्रिया, वी हैव हर्ड अ लॉट अबाउट वायरस इज म्यूटेटिंग और व्हाट डू वी मीन बाय वायरस म्यूटेशन एक्चुअली, और जो वैक्सीन आ रही है क्या वो म्यूटेटेड वायरस पे काम कर रही है? थैंक यू संयुक्ता फॉर दैट क्वेश्चन। और जैसे आपने कहा कि हम बहुत वायरसेस की म्यूटेशन के बारे में सुन रहे हैं, तो अगर इसे सरल शब्दों में समझाया जाए तो वायरस म्यूटेशन का मतलब है कि जब वायरस रेप्लिकेट करता है, कोई भी वायरस जब रेप्लिकेट करता है या अपने और फॉर्म्स बनाता है, अपने और एक तरह से रिप्रोड्यूस करता है, रेप्लिकेट करता है, तो वो थोड़ा सा चेंज होता है जेनेटिकली। उसके अंदर माइल्ड चेंजेस आते रहते हैं। दिस इज फॉर द वायरस टू कीप सर्वाइविंग। वो ये कोशिश करता है कि मैं सर्वाइव करता रहूं, या तो उसको उसके लिए वो उसके जेनेटिक सीक्वेंसिंग में चेंजेस आते हैं। इसी को वायरल म्यूटेशन कहते हैं। और जहां तक की बात है कि जो वैक्सीन्स हैं अभी अवेलेबल, वो काम करेंगे या नहीं, तो ऐसा है कि ये अभी एक बहुत ही इवॉल्विंग सिचुएशन है। चाहे हम पूरे कोरोना वायरस को भी कहें, तो जैसे कहा गया नोवल कोरोना वायरस, तो ये नई डिजीज ही नई है, म्यूटेशंस नए हैं, वैक्सीन्स नई हैं। जो अभी तक अवेलेबल जानकारी है उसके अनुसार जितनी अवेलेबल वैक्सीन्स हैं, वो जो भी मोस्ट वाइड स्प्रेड म्यूटेशंस हैं उनके अगेंस्ट काम कर रही हैं। कितना काम कर रही हैं, किस लेवल तक इफेक्टिवनेस रहेगी, दैट रिमेन्स टू बी सीन। बट एज ऑफ नाउ ऐसा नहीं है कि जो वायरस म्यूटेशंस हैं उन पे बिल्कुल भी वैक्सीन्स काम नहीं कर रही हैं। तो इस तरह से हम इसको कहेंगे। एक छोटी सी बात और इस पे मैं ऐड करना चाहूंगी कि वायरस म्यूटेशन तब होती है जब ये वायरस को रेप्लिकेट करने का या स्प्रेड करने का चांस मिलता है। तो यदि हम ये चाहते हैं कि वायरस म्यूटेट ना भी हो, तो हमें उसको स्प्रेड होने से रोकना होगा। और इसके लिए भी जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं कि हम उन्हें अपनाते रहें। राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर कनुप्रिया। मैं डॉक्टर निखिल से जानना चाहूंगी। डॉक्टर निखिल, आप हमें बताइए कि कुछ लोग बहुत नर्वस हैं एंड दे आर रिलक्टेंट टू गेट द वैक्सीन। आप उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जब भी कोई नई चीज आती है, नई ड्रग आती है, वैक्सीन के बारे में बात करें तो इससे पहले मोस्टली जो चिल्ड्रन वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी हमारा होता था, एग्जाम्पल जो हम दें, पोलियो प्रोग्राम होता था। जब हम पल्स पोलियो का वो करते थे, जो एक लाइव वैक्सीन होता था, उसके बारे में भी बोला जाता था कि उसके इतने साइड इफेक्ट्स हैं। क्योंकि जब कुछ नई चीज होगी तो उसमें हो हल्ला करने वाले, नेगेटिव बात करने वाले लोग, बट जब भी कोई एक वैक्सीन इंट्रोड्यूस करी जाती है तो इट गोज थ्रू सीरियल ऑफ ट्रायल्स। 3 ट्रायल्स होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3 जिसको हम कहते हैं। उससे पहले वो जनरल पब्लिक को अवेलेबल नहीं कराई जाती, और उसमें जब सेफ्टी और एफिकेसी इतनी देख ली जाती है कि वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, उसके बाद ही इंट्रोड्यूस करी जाती है। एफिकेसी का हम कह सकते हैं कि वैक्सीन की वेरिएबल होती है। कोई भी वैक्सीन अगर 60 to 70% भी एफिकेशियस हो तो वो यूजफुल मानी जाती है। इनफैक्ट जब हम शुरू की बात करें, जब वैक्सीन कुछ भी अवेलेबल नहीं थी, तो मोस्टली जो गवर्नमेंट्स ने कहा था कि 35% से ऊपर भी एफिकेसी वाली कोई वैक्सीन होगी हम उसको भी इंट्रोड्यूस कर देंगे। बट अभी इस टाइम पे जो हमारी 2 वैक्सीन हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ऑलमोस्ट 70 to 80% है। कोवैक्सीन का भी एक ट्रायल आ गया है जिसमें 82% एफिकेसी आफ्टर फेज 3 बताई गई है। और मेन जो लोगों को लगता है, सेफ्टी का इश्यूज। बच्चों को भी जब हम वैक्सीन, अगर हम बात करें, लगवाते थे तो हम बोलते थे कि जब इंजेक्शन लगाया तो अगले 24 घंटे में बुखार आ सकता है, पेन रह सकता है, बच्चा चिड़चिड़ा हो सकता है। अब यही चीज अगर हम इन वैक्सीन में भी देख रहे हैं तो हम उनको इतना हाइप क्यों कर रहे हैं? ये नॉर्मल चीजें हैं, किसी भी वैक्सीन के बाद होती हैं। मेरे हिसाब से ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। हाँ, किसी को अगर ड्रग एलर्जी है या
ऐसी चीजों में जब बोला जाता है कि ड्रग एलर्जी है या आपको पहले कभी किसी चीज से प्रॉब्लम रही है, तो उस केस में दवाइयों की एलर्जी किसी को है तो इस दवाई से भी हो सकती है, क्योंकि उसके लिए बोला जाता है कि यू शुड अवॉइड। अदरवाइज मोस्टली लोग इसको लगवा सकते हैं सेफली और कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आज आपके मीडियम से यही लोगों को बताना चाहूंगा, वैक्सीन आर टोटली सेफ, प्लीज गो फॉर इट, इट इज गोइंग टू बेनिफिट यू, आपका फायदा ही होने वाला है, एफिकेसी बढ़ेगी, हर्ड इम्यूनिटी जल्दी अचीव होगी, तो हम इस कोविड को कंट्रोल कर पाएंगे। जी, तो डॉक्टर कनुप्रिया, जैसे डॉक्टर निखिल ने कहा कि सेफ्टी की बात करी वैक्सीन को लेकर, तो काफी लोगों के मन में सवाल आते हैं कि जिन्हें डायबिटीज की प्रॉब्लम है या फिर कोलेस्ट्रॉल की शिकायत है, उनको क्या वैक्सीन लेनी चाहिए? देखिए, इसका आंसर ब्रीफ में है हाँ, बिल्कुल उन्हें लेनी चाहिए। इनफैक्ट जिनको डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन या कोमॉर्बिडिटीज हैं, उन्हें तो इस वैक्सीन को बिल्कुल सबसे पहले जाकर के लेना चाहिए। और ऐसा कोई भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है कि इन अगर ऐसी कोई बीमारियां हैं तो हम वैक्सीन ना लें, इनमें भी ये सेफ पाई गई है। अब अगर हम बात करते हैं कि लेने की, कोमॉर्बिडिटीज के साथ लेने की, तो क्योंकि इन कोमॉर्बिडिटीज के साथ लेना जरूरी है, इसीलिए गवर्नमेंट ने ये प्रावधान किया कि जो पहला ग्रुप कम्युनिटी के लिए खोला गया, उसमें नॉर्मल जो पॉपुलेशन है उनकी मोर देन 60 इयर्स की पॉपुलेशन के लिए खोला गया वैक्सीनेशन। पर जो कोमॉर्बिड हैं, जिनको इनमें से कोई भी बीमारियों के वेरियस कॉम्बिनेशंस हैं, तो उनके लिए 45 इयर्स का एज ग्रुप रखा गया है। यानी कि अगर आपको जी, कोमॉर्बिडिटी है, तो अगर आप 45 साल के भी हैं या उससे ऊपर हैं, तो उसमें भी आपको वैक्सीन आप ले सकते हैं। तो यही दिखाता है कि कितना जरूरी है कोमॉर्बिड लोगों में वैक्सीनेशन करवाना। और जैसे कि हमने पहले भी, जब कोविड के केसेस की भी हम इंसिडेंस देखेंगे, तो चाहे वो इंसिडेंस हो चाहे वो मोर्टेलिटी हो, दोनों ही उन लोगों में ज्यादा हैं जिनमें कोई भी कोमॉर्बिडिटी है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको कोमॉर्बिडिटी है और अगर आप उस एज ग्रुप में फॉल कर रहे हैं मोर देन 45 इयर्स की, तो प्लीज़ जाकर के ज़रूर तुरंत ये वैक्सीन लें। राइट, सो डॉक्टर कनुप्रिया ने जैसे मैं बताया कि जिनको कोमॉर्बिडिटीज है वो वैक्सीन ले सकते हैं, उन्हें लेनी चाहिए। मिलता जुलता सवाल है डॉक्टर निखिल आपके लिए कि जो लोग ब्लड थिनर्स ले रहे हैं, क्या उनके लिए रिकमेंडेड है वैक्सीन? एक्चुअली जब ये कोविशील्ड और ये इंट्रोड्यूस हुई थी, तो एक वार्निंग निकाली थी वैक्सीन वालों ने। उसमें उन्होंने 4-5 चीजें मेंशन करी थी। एक तो जिनको ड्रग से एलर्जी है उनको ये अवॉइड करनी चाहिए। एक उन्होंने लिखा था प्रेग्नेंट लेडीज और ब्रेस्ट फीडिंग, बिकॉज अभी प्रेग्नेंट लेडीज में कोई ट्रायल्स नहीं हुए हैं, तो उससे कोई होने वाले बच्चे में नुकसान हो सकता है या ब्रेस्ट फीडिंग से कुछ ट्रांसफर हो सकता है, तो इसलिए अभी अवॉइड करने के लिए बोला गया था। उसी में अगर आपको कोई एक्टिव इन्फेक्शन है या फीवर है, जैसे चाइल्ड वैक्सीनेशन में भी हम बोलते हैं अगर बुखार है तो हम वैक्सीन को थोड़ा सा डिले करते हैं जब इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाए, तो जो उनको एक्टिव फीवर या कोई इन्फेक्शन है तो वैक्सीन का इफेक्ट आने में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए उनको अवॉइड करने के लिए बोला था। वहीं पर उन्होंने एक ये भी मेंशन किया था कि जो ब्लड थिनर्स पे हैं तो उनको थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए। ये कहीं नहीं है कि वो वैक्सीन नहीं ले सकते। सावधानी इसलिए बरतनी होती है क्योंकि जब हम ब्लड थिनर्स पे होते हैं तो ये जो इंजेक्शन लगता है ये मसल्स के अंदर लगता है, और कभी भी कोई मसल में इंजेक्शन लगता है और आप ब्लड थिनर्स पे हो, कोई छोटी मोटी नस फटने से वहाँ हेमेटोमा, ब्लड कलेक्शन हो जाता है, जिससे दिक्कत हो सकती है। बट मैंने अपने ही कितने हार्ट पेशेंट जो ब्लड थिनर्स पे हैं सबको लगवाया है। एक चीज का हम जो ध्यान रखते हैं, उनको जो बोलते हैं कि जब आप इंजेक्शन लगवा लें तो उसको जोर से प्रेस करें, ताकि अगर कुछ ब्लड निकलने भी लगे तो वो अच्छे से दब जाए और वहाँ हेमेटोमा ना बने। ब्लड थिनर्स पे भी आप आराम से ले सकते हैं। और ब्लड थिनर्स की भी ना 2 कैटेगरी होती हैं। एक तो जो हम एंटी प्लेटलेट नॉर्मल जो हार्ट पेशेंट्स को देते हैं, उनमें तो बहुत ही आराम से ली जा सकती है, सबको हम दे भी रहे हैं कोमॉर्बिडिटीज वालों को। एक ब्लड थिनर्स होते हैं जिनको क्लॉटिंग के रिस्क होते हैं, वो ब्लड थिनर्स पे होते हैं, वो एंटी कोगुलेंट्स कहते हैं हम उनको। उसमें थोड़ा ब्लीडिंग का रिस्क ज्यादा होता है, तो कहीं पर अगर उसको रोक सकें तो बस थोड़ी देर के लिए रोकना है, पर ऐसा कहीं नहीं है कि ब्लड थिनर्स वाले पेशेंट वैक्सीन नहीं लगवा सकते। मैं इसमें थोड़ा-सा अगर ये ऐड कर दूँ कि जैसे आपके जो फिज़िशियन हैं, जो ट्रीटिंग फिज़िशियन हैं, उनसे एडवाइस लेकर के आप तुरंत ले सकते हैं। कोई जी भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं, अपने आप ही घर पे ना बैठें ये सोच के कि हमें ब्लड हाँ, थिनर्स चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी, सो डॉक्टर निखिल, मिलता जुलता सवाल है जो हमारे एक व्यूअर से हमारे पास आ रहा है। वो पूछ रहे हैं कि जैसे वैक्सीनेशन
डे 1 को होती है, फर्स्ट डोज डे 1 को लगती है, सेकेंड वैक्सीनेशन रिकमेंडेड है 28 दिन या 28 दिन के बाद लेने के लिए। तो द वैक्सीनेशन स्टार्ट्स इट्स इम्पैक्ट इन बॉडी 15 डेज आफ्टर सेकेंड डोज, जैसा कि सुनने में आ रहा है। दैट मीन्स 45 डेज आफ्टर द फर्स्ट डोज। तो इसका मतलब क्या है, बॉडी इसके बाद कोविड वायरस से इम्यून हो जाएगी? पहले तो आपने जो कहा कि वो 28 डेज, अभी कल परसों में ही नई रिकमेंडेशन आई है जिसमें सेकेंड डोज को इंक्रीज करके 8 वीक्स का कर दिया गया है। अब सेकेंड डोज जो इंडिया में लगेगी वो 8 हफ्ते के बाद लगेगी। जो वैक्सीन का भी निकला है 4 से 12 हफ्ते के बीच में कभी भी सेकेंड डोज लगवाई जा सकती है। नॉर्मली जो अभी 4 वीक्स का ही स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल था, बट अभी रिसेंटली अपडेट एक आई है जिसमें 8 वीक्स पे अब रिकमेंडेशन आ रहा है कि सेकेंड डोज 8 वीक्स पे लगेगी। दूसरी चीज, जब आपको पहला वैक्सीन का इंजेक्शन लग जाता है, बॉडी इमीडिएटली जो एंटीबॉडीज या जो इम्यूनिटी अगेंस्ट वायरस बनाने लगती है वो उसी टाइम से बनाना शुरू कर देती है। सेकेंड डोज एक बूस्टर का इफेक्ट करती है कि उसको मिलने के बाद एकदम से एंटीबॉडी लेवल्स राइज करने का चांस होता है, तो वो बूस्टर डोज होती है। बचपन में भी हम डीपीटी के इंजेक्शन और जैसे लगवाते थे तो उसमें भी हर 3 डोजेस लगती थी, फिर 5 साल पे भी रिपीट किया जाता था ताकि एंटीबॉडी रिस्पॉन्स ज्यादा अच्छा है। तो जो हम ये कहते हैं कि सेकेंड डोज लगने के 15 दिन के बाद उसमें सबसे ज्यादा चांस है कि बूस्ट अप होने से आपकी एंटीबॉडी लेवल अच्छा बना हुआ मिलेगा और वो अच्छा रिजल्ट आएगा। उसमें भी आप ये मान के चलिए वैक्सीन एफिकेसी की जो हम बात कर रहे हैं वो 70 to 80% है। मतलब कि अगर 10 लोग वैक्सीन लगवाएंगे उसमें से 7 या 8 में रिस्पॉन्स आएगा, 2 या 3 ऐसे भी होंगे जिनमें एंटीबॉडी उसके बावजूद भी ना बने। पर उसका मतलब ये नहीं हमें नहीं लगवाना चाहिए, क्योंकि अगर हम 70 to 80% लोगों में भी एंटीबॉडीज अचीव करते हैं तो एक हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट अचीव हो जाता है, जिससे चेन ऑफ ट्रांसमिशन ब्रेक हो जाती है। तो अगर 100 लोग लगाएंगे 80% अचीव करेंगे तभी हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन ब्रेक कर सकते हैं। तो इसलिए लगवानी सबको चाहिए, ये नहीं कि मेरी बने ना बने इसलिए मैं ना लगवाऊं कोई और लगवा ले, तो ये चीज बिल्कुल नहीं होनी। मेरा ये एक क्यूरियोसिटी थी डॉक्टर निखिल की, कोविड की जो अगली वेव आ रही है, सब बात कर रहे हैं इसके बारे में, केसेस दोबारा से काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, इसके क्या रीजन, क्या कारण हो सकते हैं? कारण तो देखिए लोगों की लैक्सिटी है जी। सबसे मेजर कारण। तो लोग जो बिल्कुल परवाह करना बंद कर चुके हैं कि कोविड है जाने दो कुछ नहीं होता। ये चीज हमने एक बार पहले भी हमने एक शो की थी, तब भी हमने ये डिस्कस करी थी। जो मास्क पहले नाक के ऊपर होता था, फिर वो एक नाक से नीचे आने लगा, अब लोगों का गले के ऊपर होता है, एक मोर ऑफ अ शो पीस रह गया है। और जैसे जैसे अब लॉकडाउन पूरा खुल चुके हैं, सब कुछ नॉर्मल रिटर्न हो चुके हैं, तो लोगों ने सोचा कि लॉकडाउन खुल गया है तो इसका मतलब कि अब बिना प्रिकॉशन के भी काम चल जाएगा। और वहीं पर ये प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि जो डिस्टेंसिंग उससे हमने चेन ऑफ ट्रांसमिशन ब्रेक करके रखा हुआ था वो नहीं है। अभी भी हम बात करें, अगर हमने जो सीरो सर्वेज ऑल ओवर इंडिया हुए हैं, दिल्ली में सबसे अच्छा लेवल जो है एंटीबॉडीज का 50 से 55% पॉपुलेशन में मोस्टली जगह पे है। बट अभी ऑल ओवर इंडिया इतने केसेस स्टिल हैं जिनमें 30% भी सीरो पॉजिटिविटी नहीं आई है, 30% भी नहीं। और अगर हम हर्ड इम्यूनिटी की चेन ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो कम से कम 60 to 65% लेवल हमें चाहिए होता है हर्ड इम्यूनिटी अचीव करने के लिए। तो जब तक वैक्सीन नहीं लग जाती प्रॉपरली 60% पॉपुलेशन को, और जितने लोगों को इन्फेक्शन हो चुके हैं सब मिला के 65 to 70% में एंटीबॉडी लेवल नहीं होता, तब तक ये चेन ब्रेक नहीं हो सकती। और इवन हम वैक्सीन जो लगवाते हैं उनको भी ये कहते हैं कि आपको वैक्सीन लगवाने के बाद भी जो सेफ्टी मेजर्स हैं, सैनिटाइजेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, वो बंद नहीं करनी, क्योंकि इसके लिए अभी बहुत सारी पॉपुलेशन को लगनी है। अभी तो हमारी 1% पॉपुलेशन को भी नहीं लगी है वैक्सीन, तो इट्स स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। शायद 1 साल पूरा लग जाए कि हम इतने लोगों को वैक्सीन लगवा सकें कि एक अच्छा लेवल अचीव हो। तो टिल देन दैट टाइम हमें जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं ये बंद नहीं करने हैं, तभी हम इस वेव को कंट्रोल कर पाएंगे, नहीं तो वी विल बी अगेन बी स्ट्रगलिंग विद द सेम वे। जी। डॉक्टर कनुप्रिया, मैं आपसे पूछ रही थी कि बच्चों के लिए वैक्सीन कब अवेलेबल होगी?
देखिए, बच्चों के लिए वैक्सीन अवेलेबल होने के लिए, क्योंकि जो अभी तक ट्रायल्स हुए थे, उनमें बच्चों के लिए क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं हुए थे, जब तक ये वैक्सीन्स इंट्रोड्यूस हुई हैं। बट क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर चिल्ड्रन आर अंडर वे फॉर वेरियस वैक्सीन्स। तो जब तक कि वो ट्रायल्स पूरे नहीं हो जाते हैं, बच्चों में एफिकेसी और सेफ्टी का डेटा, दोनों का डेटा नहीं मिल जाता है, और फिर उनको ऑथराइजेशन नहीं हो जाती है, दिस प्रोसेस कैन टेक anywhere, I mean within the year it can happen, but we cannot be sure about that, but within the year we can expect that data to be published. पर तब तक के लिए अपने बच्चों को बचा करके रखना है, स्पेशली जैसे स्कूल्स खुले हुए हैं हमारे, तो स्कूल्स के अंदर बहुत प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, बच्चों के द्वारा भी, और जो स्कूल्स का स्टाफ है, चाहे वो टीचर्स हैं चाहे नॉन टीचिंग स्टाफ है, तो मास्क जरूर पहने बच्चे, फिजिकल बच्चे भी, टीचर्स भी और नॉन टीचिंग स्टाफ भी स्कूल्स का मास्क जरूर पहने, फिजिकल डिस्टेंसिंग जरूर रखें आपस में, और जो असेंबलीज हैं या इस तरह के इवेंट्स हैं उन्हें ना किया जाए, हाथ धोने की, सैनिटाइजेशन की, इन सब की व्यवस्था जरूर की जाए, क्योंकि ऐसा है कि बच्चों के अंदर क्या होता है कि बहुत ही एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं, बच्चों को इन्फेक्शन हो भी जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन क्या होगा कि हमारी जो इंटरजेनरेशनल फैमिलीज हैं, हमारे यहाँ पे 3-3 जनरेशन एक साथ में रहती हैं, तो ये बच्चे वापस इन्फेक्शन लेकर के आएंगे अपने माता पिता और खास तौर पे अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स के लिए। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स हैं, जब तक कि वैक्सीन नहीं अप्रूव हो जाती है बच्चों के लिए, तब तक के लिए बच्चों को और उनका जो सराउंडिंग है, उनका जो एटमॉस्फेयर है, उसमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स को फॉलो कराया जाता रहे। जी। डॉक्टर निखिल, एक सवाल है, हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि वैक्सीन के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या वो दिखना जरूरी है? क्योंकि कई केसेस में हम देखते हैं कि किसी को बुखार हो रहा है या फिर कुछ और उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर साइड इफेक्ट्स दिख रहे हैं तो लोग ये समझते हैं कि वैक्सीन ठीक है, और अगर साइड इफेक्ट्स नहीं दिख रहे हैं तो लोगों को डाउट है कि वैक्सीन सही से नहीं लगी है। तो कितनी सच्चाई है इस बात में? ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है कहने के लिए, क्योंकि अगर आप देखें, अगर किसी को कोविड इन्फेक्शन भी होता है, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई सिम्टम्स ही नहीं आते। जी। ये जेनेटिक मेकअप हम सबका अलग होता है, हर किसी का बॉडी का रिस्पॉन्स अलग होता है। तो कईयों में फीवर रिस्पॉन्स आता है, कईयों में नहीं आता। पर ये कहना कि फीवर नहीं आया, मेरी तो एंटीबॉडी नहीं बनेगी ऐसा कोई सच्चाई नहीं है। शायद तो आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स इतना स्ट्रांग है कि वो पहले से इसको कंट्रोल कर रहा है और फीवर आने ही नहीं दे रहा। सो ये बिल्कुल भी नहीं है। फीवर तो 20 से 30% लोगों में ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वैक्सीन की एफिकेसी की अगर हम बात करें 70 to 80%, तो इसका मतलब कई ऐसे लोग होंगे जिनको फीवर नहीं आया पर एंटीबॉडीज बन रही हैं। तो ये कहीं का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि अगर आपको फीवर आ रहा है तो आपको एंटीबॉडी बनेगी। कुछ भी हो सकता है, बट जो हम साइड इफेक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो ये फीवर और इसको आप साइड इफेक्ट्स ना मानिए। मोस्टली कोई भी वैक्सीन दी जाती है, इतना रिस्पॉन्स फीवर और ये एक आध दिन का हर चीजों से आता है, तो घबराइए मत और जाके वैक्सीन लीजिए। जी। जी, सो डॉक्टर कनुप्रिया, मैं ये आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि दूसरी वैक्सीन जो होती है, मान लीजिए पोलियो हो गई, तो जैसे कोविड आया, जब कोविड के केसेस काफी बढ़ रहे थे, अभी दोबारा बढ़ रहे हैं, तो ऐसे केसेस में जो पेरेंट्स होते हैं वो हॉस्पिटल्स जाने से थोड़ा सा डरते हैं। तो क्या ऐसे में कुछ असर पड़ा दूसरी वैक्सीनेशन ड्राइव्स, या सिमिलरली बच्चों की सेहत पे इसका कुछ असर पड़ा? देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब कोविड शुरू हुआ था और जब मार्च में लॉकडाउन लगा था, तो उस समय पे क्योंकि बिल्कुल मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड था और सभी को अपनी सेफ्टी की चिंता थी, तो उस समय पे जो रूटीन सर्विसेज हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं, मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, उनमें भी डिसरप्शन आई थी। बट गवर्नमेंट्स हैव टेकन वेरी प्रॉम्प्ट एक्शन, और उनको बहुत जल्दी से महीने 1.5 महीने में ही सर्विसेज को, इमरजेंसी सर्विसेज तो हमेशा ही चालू थी, पर इम्यूनाइजेशन सर्विसेज की अगर मैं बात करूं तो विद इन अ मंथ ऑफ द लॉकडाउन ऑलमोस्ट दे वर रीइंस्टेटेड। तो हैविंग सेड दैट, हालांकि सर्विसेज रीइंस्टेट हो गई थी, लेकिन कम्युनिटीज में फिर भी एप्रीहेंशन था लेकर के, और फिजिकल चैलेंजेस भी थे, लॉजिस्टिक चैलेंजेस थे जाने के लिए, सर्विसेज लेने के लिए।
तो वो कहीं न कहीं कुछ इम्पैक्ट ज़रूर आया है, जो रूटीन इम्यूनाइज़ेशन अगर हम कवरेजेस की बात करें, और इसी को देखते हुए भारत सरकार ने और अलग-अलग प्रदेश सरकारों ने, जिसमें कि उत्तर प्रदेश सरकार भी शामिल है, इन्होंने इम्यूनाइज़ेशन के कैंपेन्स भी किए हैं। जैसे कि इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष एक कैंपेन किया गया था अभी रिसेंटली, उन बच्चों के, खास तौर पे उन बच्चों को टारगेट करके जो कि छूट गए हों इसके इम्यूनाइज़ेशन से, सर्विसेज़ से बिकॉज़ ऑफ द लॉकडाउन। तो मैं यही अपील करूँगी जो भी लोग देख रहे हैं अगर इस प्रोग्राम को, कि खास तौर पे ऐसे पीरियड में आपके बच्चे और ज़्यादा वल्नरेबल हैं और डिजीज़ेज़ के लिए, तो प्लीज़ अपने बच्चों का वैक्सीनेशन आप जहाँ भी कराते हैं, आप गवर्नमेंट सिस्टम से कराते हैं या प्राइवेट सिस्टम से कराते हैं, प्लीज़ ये बिल्कुल पूरी तरह से सेफ है और सभी तरह के प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स हुई हैं, जो वैक्सीनेटर्स हैं, उन लोगों की ट्रेनिंग्स हुई हैं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स पे। तो गवर्नमेंट का पूरा फोकस इस चीज पर है कि आपके बच्चों को जो भी सर्विसेज मिले वो पूरी सेफ्टी के साथ मिले। तो प्लीज जाइए और अपने बच्चों के जो एज पर शेड्यूल उनका वैक्सीनेशन कराइए। जी, तो डॉक्टर निखिल, मैं आपसे ये आखिरी एक चीज़ जानना चाहूँगी कि जो लोग वैक्सीन की पहली डोज़ ले चुके हैं, दूसरी डोज़ लेने के बाद उसमें कितना गैप रखना चाहिए, रखना होगा? और उसके अलावा काफ़ी लोगों के मन में ये भी सवाल है कि मास्क लगाना कितना उसके बाद ज़रूरी है? क्योंकि लोगों को लगता है कि अच्छा चलो चलो वैक्सीन तो अब लग गई, अब बाकी के प्रिकॉशंस लेने का इतनी ज़रूरत नहीं है। हम्म। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने ये जवाब दिया था कि जी, जो वैक्सीन का टाइम पीरियड है उसमें है कि आप 4 to 12 वीक के बीच में कभी भी लगवा सकते हैं। जी, बट अगर हम, जैसे अभी हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, तो उसमें क्योंकि हमने टाइम बाउंड रखा हुआ है, तो जिनको फर्स्ट वैक्सीन लगती है उनको अपने आप ऑटोमेटिकली सेकेंड डोज का मैसेज आएगा कि आपको इस दिन आके अपनी सेकेंड डोज लगवानी है। और हमें ये उसको फॉलो करना चाहिए। हम अपनी अभी मर्जी से नहीं कर सकते कि अभी लग गई है, मैं 12 हफ्ते बाद जाके दोबारा अपॉइंटमेंट ले लूंगा, क्योंकि लॉजिस्टिक इश्यू बहुत आ जाते हैं। गवर्नमेंट को 130 करोड़ की पॉपुलेशन को इस टाइम पे वैक्सीनेट करना है। हम अपनी मर्जी से अगर अभी एक डोज लगवा के, कोई कहेगा मैं 4 हफ्ते बाद जाऊंगा, कोई कहेगा 6 हफ्ते बाद जाऊंगा, तो उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि प्रोक्योर होती है वैक्सीन, वो टाइम बाउंड होता है कि आज हमने सेकेंड डोज के लिए इतने लोगों को बुलाया है, नहीं तो वैक्सीन वेस्ट हो जाती है जो प्रोक्योर्ड वैक्सीन होती है। तो अभी हम लोग नहीं डिसाइड कर सकते। वैक्सीन वैसे 4 to 12 वीक्स के बीच में कभी भी सेकेंड डोज लगाई जा सकती है। अभी हम पहले 4 वीक्स पे 28 डेज पे लगा रहे थे, अभी एक न्यू जो आया है जिसमें अब हम 8 वीक्स पे इंडिया में वैक्सीन लगेगी, तो हमें उसी को फॉलो करते हुए वैक्सीन लगवानी चाहिए। और 4 to 8 वीक्स में डिफरेंस कुछ नहीं है, वैक्सीन की एफिकेसी में कोई फर्क नहीं आता, इसलिए इसको टाइम बढ़ाया गया है ताकि ज्यादा लोग साइकिल में लेके वैक्सीनेट किए जा सके। तो इसमें मैं अभी एक तो इसी का हम सॉरी फॉलो जी। मैं एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगी उर्वशी, बस क्विकली इफ यू विल यस अलाउ, यस प्लीज। यस, यस, या कि या प्लीज। जो जो प्लीज। ये गैप 4 to 8 वीक्स की जो कल ही इनफैक्ट ये गाइडलाइन आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, सो इट इज ओनली फॉर कोविशील्ड वैक्सीन। तो जी। ये हमें क्लियर होना जरूरी है कि कोवैक्सीन के लिए अभी ऐसा गैप इंक्रीज करने की कोई गाइडलाइन नहीं आई है। तो यदि आपको कोविशील्ड वैक्सीन मिला है, और जैसे डॉक्टर मोदी बता रहे थे कि वो आप खुद डिसाइड नहीं करेंगे, आपको मैसेज आएगा नेक्स्ट डोज के लिए, तो दैट विल बी बिटवीन 4 to 8 वीक्स का, जैसे भी जो सिस्टम है डिसाइड करेगा, एंड दैट यू विल गेट। कोवैक्सीन के लिए अभी भी 4 वीक्स का ही 4 गैप वीक्स रहेगा। जी। जी, तो हम आशा करते हैं कि हमारे दर्शकों को अपने सवालों के जवाब मिले होंगे और जागरण डायलॉग के इस सेशन में मैं अपने एक्सपर्ट्स का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने हमें वैक्सीन से जुड़ी काफी महत्वपूर्ण बातें हमें बताई, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी इंफॉर्मेशन है वो हमें दी। अगले हफ्ते अगले मंगलवार को हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।